सो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, बढ़िया होंगे और सभी अपने अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे एग्ज़ाम्स के। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी टाइम से आप लोग भी वेट कर रहे होंगे इस पेपर का, IBPS RRB SO का, जिसका पेपर अभी कल ही हुआ है। तो उसका जो 2020 का पेपर है, जिसमें एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है, उसको आज हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है। ये जो सीरीज़ है ना RRB SO वाली, इसके लिए ये नहीं सोचना है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एस्पेरेंट्स हैं अपने यहाँ, स्टूडेंट्स हैं, वो AFO वाले हैं, तो उनके लिए क्या करना है, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम अभी कुछ ही टाइम बाद होने वाले हैं, मतलब जस्ट लगे हुए हैं। ऐसे में क्या करना है, आपको भी उस टॉपिक को ध्यान से देखना है, ध्यान से पकड़ना है, जो अभी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि RRB SO के एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक ऐसे उठाए गए जो लगातार हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो कौन से वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बने, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो चूँकि मेमोरी बेस है, 40 क्वेश्चन आने रहते हैं पेपर में एग्रीकल्चर पोर्शन के। और बात करें अगर इस वैकेंसी की, तो ग्रेजुएट सारे ग्रेजुएट इसके लिए अब एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है, यहाँ पे आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है। ठीक है। 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, और वो किसी भी सेक्टर में हो सकता है, आप चाहे जिस सेक्टर में काम करिए, बस 2 साल का होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ से क्वेश्चंस बने, उन सारे टॉपिक्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में आपको उन सारे सेक्टर्स पर अच्छे से पकड़ बनानी होगी। ठीक है। इसमें एनिमल हस्बेंड्री और सॉयल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री से, चूँकि अक्सर पिछले साल का हम अगर पेपर उठा के देखें, 2018 और 2019 का IBPS RRB SO का, तो हर पेपर में करंट अफेयर्स से और स्कीम्स से क्वेश्चन ज़्यादा बने थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। हालांकि जो क्वेश्चन का लेवल था, पैटर्न था, वो इजी था। ठीक है। मैं उसे हार्ड तो नहीं कह सकता, हम उसे हार्ड नहीं कह सकते, इजी था, मॉडरेट था। बट थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, वो टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है। तो स्मार्टली आपको आंसर्स करने थे इसके। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ और देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एनिमल हस्बेंड्री, सॉयल साइंस, लगभग ज़्यादा क्वेश्चन थे। एनिमल हस्बेंड्री से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन, सॉयल साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन। इसी तरह से अलग अलग सेक्टर, एग्रोनॉमी से 4-5 क्वेश्चन थे, सीड साइंस से 2-3 क्वेश्चन थे, करेंट अफेयर्स एंड स्कीम से भी 2-3 क्वेश्चन थे। इस तरह से अलग अलग सेक्टर से क्वेश्चन आपको उठाए गए थे। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे, उन सभी को यहाँ पे देखेंगे। फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट से। जो भी आपके मन में डाउट्स बनते हैं, चैट बॉक्स में करते जाइए। ठीक है। और बात करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पूछा जा रहा है, कुर्ग हनी ड्यू इज़ अ वेराइटी ऑफ, यानी यहाँ पे कुर्ग हनी ड्यू किसकी एक उन्नत फसल है, ये किस फसल की एक उन्नत किस्म है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, हमारा पपाया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और आपको जानना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चन है वो सारे मेमोरी बेस हैं। ठीक है। पेपर किसी ने दिया है, हमने तो दिया नहीं है बैठ के, पेपर किसी ने दिया है, तो उनके हिसाब से जो उनके रिव्यूज़ हैं। ठीक है। यहाँ पे कोशिश क्या है, हमारी कोशिश ये है कि आपको उस पॉइंट्स तक ले जाना, उस एक्सपेक्टेड टॉपिक्स तक ले जाना, जो आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पेपर तो मैं एग्जैक्ट आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए, कल रात तक जब भी क्वेश्चंस आए व्हाट्सएप पे, आप बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने रिव्यूज़ रखे हम लोग के साथ कि कैसा पेपर का लेवल रहा, मॉडरेट था, इजी था, कैसा था, सभी ने अपने अपने तर्क रखे। तो इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और कोशिश ये है कि आपको पेपर के लेवल से आपको अवेयर कराया जाए। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 की बात करेंगे। व्हेन द डिपोजिशन ऑफ सॉयल पार्टिकल्स टेक प्लेस ड्यू टू द ग्रेविटी, इट इज़ कॉल्ड एज। यहाँ पे सॉयल साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है कि जब सॉयल पार्टिकल्स का डिपोजिशन होता है, किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, जहाँ पे जो मेजर फैक्टर होता है वो ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण होती है, तो उस प्रकार की मृदा को क्या कहते हैं, तो उस प्रकार की मृदा को कल्लुवियल सॉइल्स कहा जाता है। ठीक है। इसका निर्माण ही जो होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है। माउंटेन्स या हिल्स पे इस प्रकार की जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स निकलते हैं, फ्रेगमेंटेड सेडिमेंट्स निकलते हैं, किसके, रॉक से निकल के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर वाटर के द्वारा
ट्रांसपोर्ट होके, सॉरी वाटर कह रहा हूँ मैं, विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होके किसी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, तो इस प्रकार की सॉइल को क्या कहते हैं हम, कॉलुवियल सॉइल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एलुवियल सॉइल्स कौन से होते हैं? एलुवियल सॉइल्स वो होते हैं जो कि वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं और सेटल डाउन होकर फिर एलुवियल सॉइल्स बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज हेक्साप्लॉइड एंड डेवलप्ड बाय यूजिंग आउट क्रॉसिंग? इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो हेक्साप्लॉइड होती है और उसके साथ ही साथ आउट क्रॉसिंग के द्वारा डेवलप होती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वीट। देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उसके ऑप्शन ज़्यादातर के तो मिल गए, बट बहुत सारे क्वेश्चंस के नहीं मिले। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था, जो पेपर का स्टैंडर्ड था, उसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे कहा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, पेपर बहुत ईजी था टाइम को देखते हुए, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। टाइम कंज्यूमिंग कैसे थे वो आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ कॉटन विच ईट कॉटन बॉल एंड लेफ्ट रिमेन्स अनेबल टू ओपन प्रॉपरली? देखिए पहली बात, क्या सीरियस पेस्ट ऑफ कॉटन है? ठीक है, कपास का एक सीरियस पेस्ट है, कीट है, विच ईट कॉटन बॉल, जो कॉटन बॉल्स को खाता है, और जो बाकी बचे गए होते हैं कॉटन बॉल, उसके अटैक करने के बाद, उस पेस्ट के अटैक करने के बाद जो बाकी बचे कॉटन बॉल्स होते हैं वो प्रॉपर वे में ओपन नहीं होते हैं। तो वो कौन सा इंसेक्ट, कौन सा पेस्ट है कॉटन का? देखिए बात तो यहीं से क्लियर हो जा रही है कि सीरियस पेस्ट की बात किया, और सीरियस पेस्ट का नाम लिया कॉटन के केस में, तो एक ही आता है जुबान पे सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, पिंक बॉलवर्म। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट है क्वेश्चंस की वो बदल सकती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस हैं। जैसे क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए हैं, कल रात तक आपके जितने भी क्वेश्चंस आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, कुछ के पास ऑप्शंस थे, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं थे, तो यहाँ कोशिश किया गया है कि उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अप्रोप्रिएट कुछ ऑप्शंस रखे जाएं, ताकि आपको फुल क्वेश्चंस के रूप में हम क्वेश्चन दे पाएँ। ठीक है, और आप भी पेपर को पूरी तरह से एनालाइज कर पाएँ और पेपर के स्टैंडर्ड को देख पाएँ। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, विच स्कीम इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग? ठीक है, एग्रीकल्चर स्कीम से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। अपने भारत की अगर बात करें तो 4 से 5 स्कीम जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। इन चारों ऑप्शंस में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना। यही ऑप्शन पेपर में आपके आया हुआ था। ठीक है, और अगर इस योजना की बात करें तो 2015 में ये योजना लॉन्च हुई थी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ इसका जो मैंने कहा आपसे कि 4-5 जो और अलग से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्कीम्स हैं, उसमें मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये भी एक स्कीम जो है वो कौन सी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करती है अपने इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स हैं, आपको इंडिविजुअली देखना है। बम्बू प्रोडक्शन के लिए कौन सी स्कीम है, उसके अलावा फिशरीज़ प्रोडक्शन के लिए कौन सी स्कीम है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये सारे चीज़ बर्निंग टॉपिक है अगर स्कीम्स की बात करें करंट अफेयर्स में तो। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच ऑफ वन रिप्रेजेंट्स द आउट क्रॉसिंग? यहाँ पे आउट क्रॉसिंग की बात हो रही है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो है वो आउट क्रॉसिंग को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे सी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि मैटिंग बिटवीन सेम ब्रीड, यानी कि सेम नस्ल के, एक ही नस्ल के अगर दो मतलब एक मेल और एक फीमेल के बीच अगर क्रॉसिंग होती है, बस शर्त क्या रखनी है कि 4 से 6 एंसेस्टर्स, 4 से 6 पूर्वजों के बीच किसी भी तरह का कोई क्रॉस ना हुआ हो। तो इस प्रकार की जो मीटिंग होती है वो आउट क्रॉसिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, और अगर डिफरेंट ब्रीड हो जाए तो उसी को हम आउट ब्रीडिंग के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि मैटिंग बिटवीन सेम ब्रीड्स की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आउट क्रॉसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, विच वन इज़ द सिंपल एंड क्विक मेथड ऑफ मैंगो प्रोपोगेशन विच हैव सक्सेस रेट ऑफ 70 to 85%? 70 to 85%। यहाँ पे सीधा जो क्वेश्चन आया था पेपर में वो आया था स्टोन ग्राफ्टिंग से रिलेटेड। अब चूंकि हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था तो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बनाया गया और उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी रखे गए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझ में आए, आप एनालिसिस कर पाएँ उस सारी चीज़ों को। पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से एक ऐसा मेथड है जो सिंपल भी है, क्विक भी है मैंगो के प्रिपरेशन के लिए, और जिसका सक्सेस रेट जो है 70 to 85% है। तो इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया था,
जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टोन ग्राफ्टिंग, या फिर इसी को एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैंगो यानी कि हॉर्टिकल्चर से ही सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विच वन हैज़ द लोवेस्ट सी एन रेशियो इन द फॉलोइंग। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसा है जिसका सी एन रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन जो अनुपात होता है, वो सबसे कम है। अगर बात करें पूरे दुनिया में जो सबसे कम सी एन रेशियो है वो किसकी होती है, माइक्रोब्स ऑफ सॉइल की होती है। जो मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनकी सबसे कम होती है, जो लगभग 4:1 4:1 से 9:1 तक होती है। ठीक है, तो ये सबसे कम मानी जाती है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें, सबसे कम तो बता दिया, फिर आप कहोगे सर आपने ज़्यादा नहीं बताया। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सारडस्ट का, और सारडस्ट का जो होता है लगभग सी एन रेशियो 400:1 के समथिंग में सारडस्ट का सी एन रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विच वन इज़ द म्यूटेंट वेराइटी ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, म्यूटेंट वेराइटी ऑफ कॉफ़ी, और जो ऑप्शन का सही आंसर बताया गया था जो आप लोग के द्वारा आया था, वो आया था सिर्फ उसमें केंट का नाम था। तो ये बाकी के ऑप्शन अपने से रखे गए हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन बना कैसे है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कॉफ़ी की कौन सी म्यूटेंट वेराइटी है। तो इसमें जो आप आंसर था जो पेपर में आया हुआ था वो था केंट। केंट जो है कॉफ़ी की म्यूटेंट वेराइटी है। क्वेश्चन 10 की बात करेंगे, विच इम्प्लीमेंट हैज़ डिस्क एंड आल्सो यूज्ड फॉर हैरोइंग। कौन सा इम्प्लीमेंट जिसके पास डिस्क भी होता है, जिसमें डिस्क भी लगा होता है, और वो हैरोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डिस्क वाले कितने इम्प्लीमेंट होते हैं, 2 इम्प्लीमेंट होते हैं अपने पास। एक होता है डिस्क प्लाऊ, एक होता है डिस्क हैरो। ठीक है, तो प्लाऊ जो होता है, डिस्क प्लाऊ किसके लिए यूज़ होता है, प्लाइंग के लिए। तो हैरोइंग के लिए कौन सा यूज होगा, डिस्क हैरो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ बनाना बंच रिमूविंग ऑफ स्यूडो स्टेम स्कार्ड। यानी कि बनाना की जब हार्वेस्टिंग होती है, बनाना बंचेस की, तो स्यूडो स्टेम को रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा स्यूडो स्टेम की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसकी जो रिमूव करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, उसे मेटकिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, मेटकिंग की प्रोसेस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो हॉर्टिकल्चर में जो मेन फोकस रहा एग्जामिनर का वो रहा पोमोलॉजी पे। ठीक है, पोमोलॉजी पे खासकर ध्यान रहा, पोमोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन उसने निकाल के दिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की, विच मैप इज़ यूज्ड टू मैप ओनर्स लैंड एंड बाउंड्रीज। ये एक क्वेश्चन अदर था, ये किसी भी ब्रांच में जो सूट नहीं कर रहा था। वैसे देखा जाए तो इसको रखा जा सकता है किस में, जब हम लैंडस्केपिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बन सकता है, उसका भी पार्ट बन सकता है। सॉयल साइंस में जब हम की जब बात करेंगे तो वहाँ का भी ये साइंस क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक अननोन क्वेश्चन है, यानी कि किस फील्ड का एक्यूरेट क्वेश्चन है ये नहीं कह सकते। बात हो रही है क्वेश्चन को समझते हैं कि विच मैप इज़ यूज टू मैप ओनर्स लैंड एंड बाउंड्रीज। किस मैप की सहायता से हम किसी फील्ड के, किसी एरिया के ओनर और उसके बाउंड्री से रिलेटेड जानकारियाँ निकाल पाते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा डी है कैडेस्ट्रल मैप, वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैडेस्ट्रल मैप जो होते हैं वो एक्सटेंट, वैल्यू और ओनरशिप तीनों चीज़ों की बताते हैं। किसके, लैंड के एक्सटेंट को भी बताएंगे, वैल्यू को भी बताएंगे और ओनरशिप को भी बताते हैं। बाकी के तीनों मैप से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, द अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ गरबेरा फ्लावर, या फिर जिसे जरबेरा फ्लावर भी कहते हैं। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट टाइमिंग है इसकी हार्वेस्टिंग की वो कौन सी है। तो यही चारों ऑप्शन आपके पेपर में आए हुए थे। मैंने आपसे वही चीज़ें मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस विद ऑप्शंस आए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस बिना ऑप्शन के आए थे हमारे पास। कल रात तक का पूरा अपडेटेड है ये, उसके बाद से हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। अभी आप क्या कर सकते हैं, आपसे भी मेरी मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने आरआरबी एसओ का पेपर इस बार का अटैम्प्ट किया है वो अपने क्वेश्चंस जो हैं व्हाट्सएप पे हमें सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम में व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दे दिया गया था, उस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगा, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ तो भेज ही सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पे एक बार फिर से हम जो है अच्छे से डिस्कस कर लेंगे पूरे सारे क्वेश्चंस को और एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक बहुत बहुत एक्सपेक्टेड थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, एवरीथिंग। ओके, द अप्रोप्रिएट टाइमिंग की बात करेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ गरबेरा की, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पार्शियली ओपन फ्लोरेट्स। ठीक है, ये प्लांटिंग के 70 से 90 दिनों के बाद ये स्टेज आती है जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं जरबेरा फ्लावर्स की। तो 70 से 90 दिन, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाई एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर सिस्टम। एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर फॉरेस्ट्री से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि आप एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट डेफिनेशन रखा गया था। क्वेश्चंस बहुत लेंदी रखे गए थे, ताकि देखिए दम तो नहीं था उन क्वेश्चंस में, लेकिन थे लेंदी, ताकि पढ़ के स्टूडेंट्स का जो टाइम है वो किसी ना किसी तरह से कंज्यूम हो। जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें पूरी डेफिनेशन रखी गई थी। यहाँ आपके आसानी के लिए क्वेश्चंस में ऑप्शन रख दिए गए हैं। तो एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर से क्या समझते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एग्री मतलब जिसमें क्रॉप्स होंगी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स होंगी। सिल्वी का मतलब जिसमें ट्रीज़ होंगी, ठीक है, फॉरेस्ट ट्रीज़ होंगी। और हॉर्टिकल्चर का मतलब जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगी। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पे सही सही आंसर हो जाएगा, ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ट्रीज एंड फ्रूट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की, विच बैक्टीरिया इज़ यूज्ड एज वर्क हॉर्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो एज अ वर्क हॉर्स काम करता है। वर्क हॉर्स से मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग है, मतलब बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है, मल्टीपल यूजेस हैं उसके। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो पर्सन होते हैं, उनको वर्क हॉर्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पता है बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया लगभग बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के रूप में काम करते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, जैसे डीएनए के टेम्पलेट्स बनाने में। ठीक है, तो अलग अलग फिनोमिना में ये यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है, मल्टी टैलेंटेड है, तो एसर्चिया कोलाई का नाम आता है, या फिर जिसे ई कोलाई कहते हैं। तो ई कोलाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। वहाँ पे ऑप्शन में कुछ फेरबदल हो सकती थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो एसर्चिया कोलाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, तो फाइंड प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इन हेक्सागोनल सिस्टम फॉर 10 इंटू 8.66 मीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जब मैं आपसे रैपिड फायर सेशन में एजीटी का पेपर आपसे सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे एक सॉल्व कराया था जिसमें स्पेसिंग दे के आपसे प्लांट पॉपुलेशन पूछा गया था। और मैंने वहाँ पे एक फार्मूला बताया था आपको कि 10,000 अपान स्पेसिंग रख के हम नंबर ऑफ़ प्लांट जो है, मतलब कि प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी वो फार्मूला रखेंगे, स्पेसिंग के जगह पे दी हुई है 10 इंटू 8.66। तो ये जब रखेंगे यहाँ पे तो लगभग 115.47 के समथिंग में भाग करने के बाद आंसर आएगा, और बी ऑप्शन यानी कि 115 नंबर ऑफ प्लांट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि काफ़ी सारा ऐसा मटेरियल जो एग्री मंत्रा पे आपको मिलता रहा है आज तक, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, कितने सारे जगहों पे आप पेड चीज़ें खरीदते हो, पेड कोर्सेज लेते हो, बट एग्री मंत्रा ने अभी तक जो आपके लिए किया है सब कुछ, उसका भी कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट बहुत देखने को आपको एग्ज़ाम में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे एनालाइज करते हुए चल रहे हैं कि कितना कंटेंट जो है वो एग्री मंत्रा के मैटर से आपको मिला हुआ है, या फिर कितने क्वेश्चन वहाँ से बने हुए हैं। विच टाइप ऑफ फिश लिव्स इन द फ्रेश वाटर एंड ब्रेड इन साल्ट वाटर। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस प्रकार की फ़िश होती हैं, मछलियाँ होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं और साल्ट वाटर में जाके ब्रेड करती हैं। ठीक है, ब्रेड करती हैं। तो जो कैटाड्रोमस, दो टाइप की बेसिकली मछलियाँ होती हैं, इस बेसिस पे जब बांटते हैं तो फ्रेश वाटर के और साल्ट वाटर के बेसिस पे। तो कैटाड्रोमस टाइप की जो फिशेस होती हैं, जिसका जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, और ब्रेड कहाँ करती हैं, साल्ट वाटर में करती हैं। और एनाड्रोमस इसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें जो लिव रहती हैं वो साल्ट वाटर में रहती हैं, और ब्रेड कहाँ करती हैं, फ्रेश वाटर में करती हैं। ठीक है, कैटाड्रोमस में कौन कौन सी फिशेस आती हैं, जैसे कैट फिश हो गई, सन फिश हो गई, सैल्मन फिशेस हो गई। तो ये किस में आते हैं, कैटाड्रोमस में। और एनाड्रोमस में जैसे ब्लू फिश हो गई, कॉमन डॉल्फिन हो गई। ठीक है, एक कैटेगरी होती है जो कि जिसमें दोनों प्रकार की फिशेस पाई जाती हैं, वो कौन सी होती है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, इन पोल्ट्री फॉर बॉयलर्स पर बर्ड स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया इज़ अबाउट। पूछा जा रहा है कि पोल्ट्री में अगर बॉयलर्स की बात करें तो पर बर्ड के हिसाब से स्क्वायर फीट जो फ्लोर एरिया होता है वो कितना होता है।
तो लगभग 0.8 से 1 स्क्वायर फीट, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना लगभग नॉर्मली रखा जाता है। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री क्लास में आकाश सर के द्वारा भी आपको इन सारी चीज़ों पे काफ़ी सारा डिस्कशन किया गया था, तो वहाँ से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, विच कलर इज़ इंटरनेशनल सीड सर्टिफिकेट कलर इन अनदर कंट्री गिवन बाई अ मेंबर स्टेशन। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कलर है जो कि इंटरनेशनल सीड सर्टिफिकेट कलर के रूप में किसी दूसरे कंट्री इन अनदर कंट्री किसी दूसरे कंट्री में एक मेंबर स्टेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वर्ड्स स्टेटमेंट समझ में नहीं आया था, बट जो भी जैसे भी स्टूडेंट्स ने भेजा था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बना के आपके सामने रखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मिनरल एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एसेंशियल मिनरल होने के साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जानना है, और इस क्वेश्चन को भी मैं रैपिड फायर सेशन में ही डिस्कस कर चुका हूँ। एफई का नाम मैंने तभी वहाँ लिया था एक क्वेश्चन बना के इससे, तो एफई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, रेटिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन वेज क्रॉप। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, मैंने ही डिस्कस किया था कि राइटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो किस फसल में होती है, तो जूट में होती है। मैंने जब डिस्कस किया था तो एक चीज़ और बताया था आपसे कि 34 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए अप्रोप्रिएट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, महसाना इज़ एन इम्प्रूव्ड ब्रीड विच इज़ द रिजल्ट बिटवीन द क्रॉस ऑफ। महसाना जो है एक इम्प्रूव्ड नस्ल है जो कि किसके बीच के क्रॉस का नतीजा है या परिणाम है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुर्रा और सुरती। ठीक है, मुर्रा और सुरती, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल मैं आपसे बता दूं, जो पेपर का पूरा स्टैंडर्ड था वो कुछ भी टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और एएफओ वालों के लिए क्या है, एएफओ के जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पेपर जो आपका होना है ना, वो या तो ऐसा आएगा या इससे टफ आएगा, इससे इजी तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को देखो, आप कहाँ हो, सारे क्वेश्चंस को आप खुद से करने की कोशिश करो, और लास्टली मुझे बताना कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपने किए, और अभी एसओ के जो स्टूडेंट्स हैं जो दे के आए हैं वो भी अपने क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट बनता है, आप आइए टेलीग्राम पे, आइए व्हाट्सएप पे, आइए, बातें करेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे, एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न समझेंगे वहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, मेस्टाइटिस डिजीज़ ऑफ गॉट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई। यहाँ पे गॉट की मेस्टाइटिस डिजीज़ की बात हो रही है, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो उसका मेस्टाइटिस डिजीज़ का एक सिम्टम है। तो यहाँ पे जो मिल्क होता है ना, वो वाटरी हो जाता है। ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ऐसा सिम्टम होता है, और ब्लड स्ट्रेन भी मिल्क में देखने को मिलता है। तो ये एक उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो जाता है मेस्टाइटिस डिजीज़ का। 24 की बात करेंगे, इन विच फेज़ ऑफ ऊस्ट्रस साइकिल काउ कैन ब्रीड। ऊस्ट्रस साइकिल की जब बात करते हैं काउ के केस में, तो लगभग कॉमनली 21 दिनों का माना जाता है। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस स्टेज में काऊ ब्रीड करती है। ठीक है, किस स्टेज में काऊ ब्रीड करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओस्ट्रस जो फेज़ होता है, एस्ट्रस फेज, उस फेज़ के दौरान जो है काऊ ओस्ट्रस साइकिल में ब्रीड करती है, और उसका जो समयांतराल होता है वो लगभग 12 से 18 घंटे का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्क वॉर्म हैज़ मोर देन 3 जनरेशन इन अ ईयर। इनमें से कौन सा ऐसा सिल्क वॉर्म है जिसका जो जीवन काल होता है, जिसका जो जनरेशन होता है वो एक साल में 3 बार हो जाता है। ठीक है, यानी कि हर 4 मंथ में एक जनरेशन जन्म लेके ख़त्म हो जाती है और दूसरी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो सिल्क वॉर्म की कैटेगरी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे मल्टी वोल्टाइन के कैटेगरी में रखा जाता है, मल्टी वोल्टाइन की कैटेगरी में रखा जाता है इस प्रकार के सिल्क वॉर्म को। 26 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द एनुअल प्रीमियम रेट ऑफ किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में जो इंटरेस्ट रेट रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो बहुत सारे लोगों ने जो ऑप्शन लगाया हुआ है, जो अलग अलग लोगों ने पेपर का एनालाइज करवाया हुआ है, काफ़ी सारी गलतियां देखने को मिली। मैं आपको 2020 तक का डाटा अपडेट करके दे रहा हूं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.7% यहाँ पे। ठीक है, 7.7% 2020 का अपडेटेड डाटा है, आप भी एक बार मिला सकते हो, गूगल कर सकते हो।
और बात करेंगे अगर किसान विकास पत्र की, तो ये 1988 में शुरू हुई एक स्कीम है, सर्टिफिकेट स्कीम है, जो कि शुरू किसके द्वारा हुई है, इंडियन पोस्ट के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, व्हाट इज़ द एवरेज SNF कंटेंट इन टोन मिल्क। एग्जामिनर देखो कैसे खेल गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम लोग का बेसिकली ध्यान किस पे रहता है, जब मिल्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग फ़ैट परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि फ़ैट परसेंटेज याद करके जाते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उस पर गौर करके जाते हैं। ठीक है, अलग अलग, जैसे प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है, हाँ, तो वाटर परसेंटेज कितना होता है। बट यहाँ पे SNF पूछा गया डायरेक्टली, और SNF की बात करेंगे तो यहाँ फैट से कोई मतलब ही नहीं है। और SNF की बात करें अगर टोन्ड मिल्क की, तो 8.5 के समथिंग में, 8.5% के समथिंग में जो होता है SNF होता है टोन्ड मिल्क का। ठीक है, और फैट परसेंट कितना होता है, 3.0%। और अगर डबल टोन की यही बात कर दें, डबल टोन की बात कर दें तो 9% हो जाएगा SNF। तो आगे आने वाले पेपरों में आपको SNF भी सारे अलग अलग कैटेगरीज के मिल्क का अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन 28 की बात करेंगे, द बेस्ट एज पीरियड फॉर कास्ट्रेशन इन बोर, यानी पिग्स में, यहाँ पे सुअर में पूछा गया है कि बेस्ट कास्ट्रेशन के लिए बेस्ट एज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो जाएगा 2 से 4 हफ्तों का समय होना चाहिए। तो इन्हीं ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था, जो आपके सामने है, स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, विच प्लांट हार्मोन इज़ यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग सीड डॉर्मेंसी। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। तो जो क्वेश्चन में ऑप्शन आए थे वही ऑप्शन आपके सामने है, और यहाँ पे ए बी ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, विच इंडेक्स इज़ यूज टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन इंटरक्रॉपिंग ऑन सप्रेशन ऑफ वीड्स इन कंपेरिजन टू सोल क्रॉप स्टैंड। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग के इफेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए ऑन सप्रेशन ऑफ वीड्स इन कंपेरिजन टू सोल क्रॉप स्टैंड, ठीक है, किस प्रकार की इंडेक्स का यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन। लेंदी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन रखी गई थी, और डेफिनेशन के साथ 4 ऑप्शन रखे गए थे, जिसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी, वीट स्मोदरिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पेपर जो था वो आपका लेंदी था बट ट्रिकी था, जिसमें आपको ट्रिक लगाने थे और अपना टाइम बचाना था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, विच वन इज़ द करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मिला हुआ है, सही मिलान हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ब्रीडर सीड का टैग कलर होता है वो येलो होता है, बाकी के ये तीनों गलत मैच है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे, विच पेयर ऑफ क्रॉप्स हैव द मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस, इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप का पेयर है जिसमें मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस, मिनिमम पृथक्करण दूरी है। तो यहाँ पे वीट एंड राइस, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी सबसे मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे, विच वन इज़ करेक्टली मैच्ड PGR विथ इट्स फंक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो जिसके फंक्शन के साथ सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो ABA होता है वो लीफ फॉलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका डायरेक्ट डेफिनेशन दे दिया गया था, तो उसका ऑप्शन भी स्टूडेंट कैसे याद कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो ऑप्शन काफ़ी सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन आ गए थे वो सब कुछ यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट डेफिनेशन से जाने पूछे गए थे, तो इसमें आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना है। कंटूर फार्मिंग के बारे में पूछा गया था, तो कंटूर फार्मिंग आप सभी जानते हो बहुत अच्छे से कि एक ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस सिस्टम होता है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस होता है जो कि स्लोप के अक्रॉसिंग में स्लोप के अक्रॉस में किया जाता है। ठीक है, एलिवेशन पॉइंट्स होते हैं, जो एलिवेशन पॉइंट्स होते हैं उन्हें कंटूर पॉइंट्स कहते हैं, और उन कंटूर पॉइंट्स को मिला के कंटूर लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है वो कंटूर फार्मिंग के लिए कंटूर फार्मिंग कही जाती है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड माना जाता है, वर्षा के पानी का संचयन करता है, उसके साथ ही साथ सॉयल लॉस को होने से बचाता है। ठीक है, सॉयल लॉस नहीं होता होने देता है, रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। कहने का मतलब इन सारे क्वेश्चंस में भी ऑप्शन तो थे ही थे, तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने भी इतना कुछ पढ़ रखा है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। बैक्टीरिया विल्ट ऑफ टमाटो की बात हुई है 35 में, तो
तो जो बेसिक सिम्टम्स हैं उसमें से आपको चूज़ करना था, जो सही था वो इसका आंसर था और जो नहीं था वो इसका आंसर नहीं था, बस यही करना था बेसिकली। यहाँ पे ऑप्शन अगर मिले रहते तो मैं यहाँ पे पुट करके आपको दिखा भी देता, बट ऑप्शन नहीं मिले हैं। अगर अभी भी आपके पास अगर ऑप्शन है, किसी स्टूडेंट के पास है, तो वो हमें भेज सकता है हमारे व्हाट्सअप पे, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। उसके अलावा भी आप पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं हमारे साथ कभी भी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टमाटो का, तो काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे फोलिएज की विल्टिंग हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ स्टंडेड हो जाती है, ठीक है। और किस में देखने को मिलता है, ये जो टमाटो के यंग स्टेम्स होते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है बैक्टीरियल विल्ट ऑफ टमाटो की। 36 की बात करेंगे, विच फिश हैव लाई हाईएस्ट कॉस्ट एंड हाईएस्ट डिमांड इन मार्केट, ठीक है। कौन सी मछली जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड भी है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट भी है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है, बट मैं आपको जो एक्यूरेट आंसर दे रहा हूँ वो जो है वो इंडिया की, अपने कंट्री की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉस्ट की और हाईएस्ट डिमांड की फिश है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बात को समझिएगा कि ऑप्शन में अगर ये दिए गए ऑप्शन में, यानी कि पेपर में अगर ये ऑप्शन नहीं था तो दूसरा ऑप्शन वहाँ पे हो सकता है, वो सही आंसर हो सकता है, बट चूँकि ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो जो भी है मैं उसका एग्जैक्ट आंसर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाईएस्ट कॉस्ट की अगर बात करेंगे और हाईएस्ट डिमांड की बात करेंगे, तो जो फिश का नाम आता है वो आता है ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर का, अपने इंडिया कंट्री में, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्रोटोनीबिया डाइकैंथस। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रोटोनीबिया डाइकैंथस। और इसी को, ठीक है, इसी को अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में अगर ये आता है तो आपको तो यही करना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है और डिमांड भी है। अगर ये नहीं आता है तो फिर इसका सब्सिक्वेंट देखेंगे, इसका सब्स्टिट्यूट देखेंगे, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 37 की बात करेंगे, सलाइन सॉइल के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ESP लेस देन 15 है या नहीं है, EC मोर देन 4 है या नहीं है, तो जो आपको सही लगा होगा आपने आंसर टिक किया होगा। मेरा कोशिश है बस आपको क्वेश्चंस अवेयर कराना कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। 38 की बात करेंगे, विच वन इज़ करेक्ट अबाउट फर्टिलाइजर्स। अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन, फर्टिलाइजर्स के पे 3-4 स्टेटमेंट आपके सामने ऑप्शन में दिए गए थे पूरे भर भर के, तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही था कौन सा गलत था वहाँ पे आपको बताना था। अगेन बहुत ही आसान सा सवाल। 39 की बात करेंगे, विच अमंग इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड के क्वेश्चन लगभग 2016 से 2016, 17, 2018, 2019 और 2020 लगातार 5 सालों से सॉयल हेल्थ कार्ड से क्वेश्चन बन रहे हैं अलग अलग पेपर्स में, ठीक है। नाबार्ड का भी जो पेपर अभी रिसेंट में हुआ है उसका भी पेपर एनालिसिस हम बहुत ही जल्द करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द डेट अनाउंस करूंगा और उसका पेपर मैं एनालाइज करवाऊंगा यहाँ पे, ताकि आपको एक अवेयर हो पाओ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। कहने का मतलब सॉयल हेल्थ कार्ड आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सारी स्कीम्स और खासकर कुछ स्कीम जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मानधन योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, KCC, ये जितने भी हैं ना, इन सभी के बारे में एकदम चाट डालो, इनको रगड़ डालो, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने ही मिलने हैं। और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, येलोइंग अकर्स फर्स्टली इन टर्मिनल लीव्स एंड देन मूव्स टू ओल्डर लीव्स ड्यू टू। देखिए फिर से अगेन क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ऑप्शंस नहीं थे अप्रोप्रिएट, कौन से ऑप्शन एग्जैक्टली रखे गए पेपर में। तो येलोइंग की बात करेंगे तो काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से येलोइंग होता है, पीलापन होता है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी होता है, मैग्नीज Fe की वजह से भी होता है, ड्रॉट पड़ जाए, ठीक है, सूखने लगे प्लांट को पानी ना मिले तब भी येलोइंग हो जाती है, ठीक है। अगर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पे पुअर ड्रेनेज है, तब भी येलोइंग हो जाती है। तो इनमें से कोई भी वहाँ पे अगर ऑप्शन में रहा होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस प्रकार के 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किए जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, RRB SO 2020 के एग्ज़ाम में। आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने पेपर अटैम्प्ट किया, उन सभी के लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, ठीक है। और उसके साथ ही साथ बाकी लोगों का क्या, IBPS, AFO, एफको AGT, ठीक है, उसके अलावा UP SSSC। और मैंने जो एक बात अभी आपसे कही कि नाबार्ड का जो एक पेपर अभी रिसेंट में हुआ है उसका पेपर हम एनालाइज करने वाले हैं, बहुत ही जल्द आपके लिए सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक देख लिया ओवरऑल किस टाइप से कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे जहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन निकाल के रखे। क्वेश्चन का जो पेपर था, मैं आप क्वेश्चन जो लेवल था, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। AFO वाले और AGT वाले दोनों लोग ध्यान से सुने
कि पेपर या तो इसी लेवल का आएगा या तो इससे टफ आएगा, बट इससे इजी आने की उम्मीद आप बिल्कुल मत करिए। और जो भी प्रिपरेशन आपकी है कैसी चल रही है वो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जितने लोग बाद में देखेंगे प्रीमियर के वो लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी तरह की कोई डाउट बनती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने लोग नए जुड़े हैं आज एग्री मंत्रा से वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।